वेलकम टू यूपीएससी एक्सपर्टीज़। तो चलिए फ्रेंड्स, बात कर लेते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के बारे में। ठीक है, तो इसको बोला जाता था मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स। ठीक है ना, ये बात हमें पता ध्यान में रखनी है। तो एक बारी बैकग्राउंड देख लेते हैं इसका क्या है। तो देखिए क्या हुआ था ना कि अगस्त 20 1917 को ब्रिटिशर्स ने डिक्लेयर किया था सबसे पहली बार। देखिए सबसे पहली बार, ये भी स्टेटमेंट अपने आप में इम्पॉर्टेंट है कि ऑन अगस्त 20 1917 द ब्रिटिश गवर्नमेंट डिक्लेयर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम दैट इट्स ऑब्जेक्टिव वाज द ग्रेजुअल इंट्रोडक्शन ऑफ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन इंडिया। ठीक है, तो 20 अगस्त 1917 को पहली बार अंग्रेजों ने कहा कि हमारा ऑब्जेक्टिव है कि रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इंडिया में लाए। रिस्पॉन्सिबल मतलब क्या है? जैसी पब्लिक के प्रति रिस्पॉन्सिबल है कि कितने पैसे कहाँ गए, क्या हुआ, आंसरेबल है पब्लिक के प्रति। ठीक है ना, जैसे ही डेमोक्रेसी में गवर्नमेंट होती है वैसी सरकार लेकर के आए। तो ये कब बोला फ्रेंड्स ब्रिटिशर्स ने सबसे पहली बार? अगस्त 20 1917 को। ठीक है ना, तो इसी के आंसर में कुछ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919 लाया गया था। ठीक है ना, कि कुछ सेंस तक एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट जो कि लोगों के प्रति उत्तरदायी हो, द गवर्नमेंट मस्ट बी आंसरेबल टुवर्ड्स द पीपल, दैट सॉर्ट ऑफ गवर्नमेंट टू बी क्रिएटेड। मतलब उस तरह की सरकार कोई यहाँ पर हिंदुस्तान में हम लेकर के आए। ठीक है ना, ये 1921 में इन्फोर्स हुआ था। ठीक है ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1921 में इन्फोर्स हुआ था। ठीक है ना, एंड इट इज़ ऑल्सो नोन एज मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स। ठीक है, तो ये आ गई होगी बात समझ में। तो कौन थे भाई ये? तो ये तस्वीर आप देख सकते हैं, यू कैन सी दिस फोटोज ओवर हियर, मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स एक्ट ऑफ 1919। तो ये यहाँ पर आ जाते हैं। ये जो है महाशय, ये लॉर्ड चेम्सफोर्ड हैं, ये वॉइस रॉय थे इंडिया के। ठीक है ना, वॉइस रॉय, ये देखिए नीचे लिखा हुआ है, लॉर्ड चेम्सफोर्ड वॉज द वॉइस रॉय ऑफ इंडिया। देन ये मॉन्टेगू हैं, खतरनाक से जो घूर के देख रहे हैं। ठीक है ना, ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे इंडिया के। ठीक है ना, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कौन होता था? ये ब्रिटेन में होता था। ब्रिटिश एक कैबिनेट का मंत्री होता था, वहाँ पे रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट थी, प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट मिनिस्टर्स जैसे आज इंडिया में होते हैं वैसे ये ब्रिटेन में उस समय होते थे। और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एक कैबिनेट मिनिस्टर होता था। ये टेक्निकली वॉइस रॉय के ऊपर आता था, ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। ठीक है ना, और इसको पूरी रिपोर्टिंग करनी पड़ती थी कि वॉइस रॉय को इसको आंसर देना पड़ता था कि इंडिया में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। एक तरह से वॉइस रॉय का सुपरवाइजर, इसको मगर सुपीरियर ऑफिसर आप इसको मान सकते हैं, किसको? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को। तो उस समय कौन था? एडविन सैमुअल मॉन्टेगू। एडविन सैमुअल आपको नाम याद करने की ज़रूरत नहीं है, मॉन्टेगू बस याद रख सकते हैं। कौन था ये मैंने बता दिया आपको। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो प्रोविजंस देख लेंगे अब इस एक्ट के। ठीक है ना, तो ये आ गया प्रोविजंस। देखिए बहुत ध्यान से देखिएगा, एक स्टेटमेंट पे इसके यूपीएससी स्टेट पीसीएस डायरेक्ट पूछ लेता है, यूपीएससी क्वेश्चन बना देता है। ये जितने भी एक्ट्स हैं सारे, सब तब से इसीलिए मैं ये ट्राई कर रहा हूँ कि सबसे पहले ये सारे एक्ट्स मैं कवर कर दूँ। ठीक है ना, देखिए सबसे पहला प्रोविजन है इसका कि रिलैक्स सेंट्रल कंट्रोल ओवर प्रोविंसेस। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या किया ना कि द एक्ट सेपरेटेड सेंट्रल एंड प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स। इसका मतलब ये होता है कि इसने मुद्दे अलग कर दिए कि कौन किन सब्जेक्ट्स पे सेंटर जो है तो नियम बना सकता है, और किन सब्जेक्ट्स पे या कि किन मुद्दों पे या कि किन बातों पे स्टेट नियम बना सकता है। जैसे आज का एग्जांपल देके मैं बताऊं तो डिफेंस हो गया, जैसे ठीक है ना, रक्षा हो गया, इंटरनेशनल रिलेशंस हो गया, ये एक्सक्लूसिवली सेंट्रल सब्जेक्ट्स है। मतलब इसमें जो केंद्र की सरकार है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, वही नियम बना सकती है। आपके स्टेट की, एमपी की, यूपी की, बिहार, राजस्थान की सरकार इनमें नियम नहीं बना सकती। ठीक है ना, तो ये उस समय ये चीज़ पहले ऐसा नहीं था। हाँ, प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स की आज के टाइम के हिसाब से कुछ एग्जांपल दे दूँ तो जैसे लॉ एंड ऑर्डर हो गया, पुलिस हो गया, ठीक है ना, हेल्थ हो गया, है ना, उस पर ये आपके स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में आता है। हेल्थ आता है कि नहीं एक बार चेक कर लीजिएगा। पुलिसिंग, लॉ एंड ऑर्डर तो आता है। ठीक है, तो अलाउिंग ईच लेवल टू मेक लॉस फॉर देयर रिस्पेक्टिव एरियाज, ये बता दिया मैंने। हाउ एवर द ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट रिमेंड सेंट्रल एंड यूनिटरी। ठीक है, ये थोड़ा कुछ कहने को दे दिया था, है ना, प्रोविंसेस को थोड़ी पावर दे दी थी। ठीक है, तू भी रख ले थोड़ी सी पावर। बाकी मोर और लेस जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती थी उस समय, जैसे फाइनेंस हो गया, ठीक है ना, तो ये सब चीज़ें सेंट्रल गवर्नमेंट के, जो कि वॉइस रॉय तय करता था क्या करना क्या नहीं करना, उसी के अंडर में होती थी। ठीक है, अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म आता है डायरार्की। ठीक है ना, तो डायरार्की इन प्रोविंसेस। तो डायरार्की क्या होता है कि देखिए इसमें वही लॉ मेकिंग जो मुद्दे होते हैं ना, उनको दो चीज़ों में डिवाइड कर दिया जाता है। एक तो हो जाता है ट्रांसफर्ड, ठीक है, एक हो जाता है रिजर्व्ड। तो ट्रांसफ़र जो होता है तो उसमें क्या होता है कि मैनेज उनको गवर्नर ही करता है। प्रोविंसेस में गवर्नर होता था, जैसे आज प्रोविंस को एक स्टेट मान लीजिए, तो जैसे आज स्टेट में चीफ मिनिस्टर होता है, जो कि बाई इलेक्शन आता है, उस समय गवर्नर होता था जो कि अपॉइंट होता था।
बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट, बाय द वाइसरॉय, ठीक है। तो ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट जो नॉन इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी तो उनको तो ट्रांसफ़र कर दिया था कि ये जो मिनिस्टर हैं, थोड़ा बहुत इलेक्शन होने चालू हो गए थे तब, तो वो गवर्नर देखेगा जो कि मिनिस्टर्स तय करेंगे उसके, तो जो मिनिस्टर्स बोलेंगे उसी द गवर्नर विल एक्ट एज पर द एडवाइस गिवन बाय द मिनिस्टर्स, मतलब जो मिनिस्टर बोलेंगे उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे वही काम करेगा, क्या बोलते हैं आपका वॉइस, वही काम करेगा जो गवर्नर बोलेंगे। देन रिजर्व सब्जेक्ट्स आ जाते हैं। अब रिजर्व सब्जेक्ट्स वो है कि गवर्नर अपने हिसाब से उसमें काम कर लेगा, उसमें मंत्रियों का कोई दखल अंदाजी नहीं होगी। अब इनमें डिवीजन कैसे किया कि ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स में तो नॉन इंपॉर्टेंट चीज़ें दे दी, जैसे सपोज एग्रीकल्चर हो गया, ठीक है, तो इरिगेशन तो रख लिया रिजर्व में, ठीक है, वो तो गवर्नर तय करेगा कि कहाँ कितना पानी देना है, और एग्रीकल्चर दे दिया ट्रांसफर्ड में। तो आप सब जानते हैं कि पानी के बिना खेती नहीं हो सकती, तो इस तरह से कुछ चालाकी करके, मतलब कहने के लिए पावर शेयरिंग कर दी थी। इंपॉर्टेंट चीज़ें में कोई से नहीं था, ना इलेक्शन से जो आ रहे हैं और ना इंडियंस का कोई से था, ठीक है ना। तो इस चीज़ को डुअल गवर्नेंस को डायरार्की कहते हैं, ठीक है, और ये सक्सेसफुल नहीं था, ये बता दिया मैंने क्यों नहीं था, ठीक है। ये क्योंकि देखिए ट्रांसफर्ड में जैसे एजुकेशन हो गया, तो इंग्लिश एजुकेशन था वो रिजर्व था, ठीक है, तो अंग्रेज लोग पढ़ेंगे वो तो वाइसरॉय मैनेज करेगा, बाकी लोग का एजुकेशन वो ट्रांसफर्ड में डाल दिया, ठीक है, देख लो तुम अपना। देन थर्ड प्रोविजन आ जाता है बाई कैमरल लेजिस्लेचर एंड डायरेक्ट इलेक्शंस, ठीक है। तो इसने टू हाउस जैसे आज होता है लोकसभा राज्यसभा, अपर हाउस और लोअर हाउस, तो सेंट्रल लेवल पे, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट देखिए, नॉट प्रोविंशियल बट एट सेंट्रल लेवल पे दो हाउस बना दिया, अपर हाउस जिसको काउंसिल ऑफ स्टेट बोलते थे, लोअर हाउस जिसको लेजिस्लेटिव असेंबली बोलते थे, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा मेंबर्स ना इन दोनों हाउसेस के डायरेक्टली अपॉइंट होते थे। तो होप ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को। ये तीन प्रोविजंस हो गए। अब चलते फोर्थ प्रोविजन की तरफ चलते हैं, ये इंपॉर्टेंट थे, टेक्निकल था समझना। अब एक वॉइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल होती है, जैसा मैंने बताया कि वॉइसरॉय का जो मन होता था तो वो करता था, तो एक उसकी काउंसिल भी होती थी, वो ऐसा ही एडवाइस देने के लिए, वो करता अपने मन की ही था। तो अब ऐसा हो गया कि 3 आउट ऑफ 6 मेंबर्स एक्सक्लूडिंग कमांडर इन चीफ, मतलब कमांडर इन चीफ जो मिलिट्री का कमांडर होता था वो तो ब्रिटिश ही रहेगा, ऑफ द वॉइसरॉयज एग्जीक्यूटिव काउंसिल हैड टू बी इंडियंस, मतलब 3/6 लोग इंडियंस हो जाएंगे, तो इतना कर दिया बस, ठीक है। देन कम्युनल रिप्रेजेंटेशन, कम्युनल रिप्रेजेंटेशन आया था किससे, मिंटो मोरले रिफॉर्म्स 1909 से मुस्लिम्स को दिया गया था कम्युनल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। तो वो बढ़ा के किसको किसको दे दिया गया, सिक्स को, इंडियन क्रिश्चियंस को, एंग्लो इंडियंस को और यूरोपियंस को दे दिया गया, ठीक है। तो पहले ये लोग भी रहते थे इंडिया में, तो इनको भी दे दिया कि ठीक है भाई तुम लोग अपना अपना आदमी भेजो, कोई भी इलेक्शन हो रहा है तो जैसे मुस्लिम्स को दिया गया है कि आप अपना मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव भेज सकते हैं, वैसे सिक्स को भी दे दिया गया, इंडियन क्रिश्चियंस को भी दे दिया गया और एंग्लो इंडियंस को भी दे दिया गया, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं, लिमिटेड फ्रेंचाइज, ठीक है। तो वोटिंग राइट्स, अब ये देखिए क्वेश्चन आ सकता है, तो वोटिंग राइट्स बहुत लिमिटेड लोगों को दिए गए थे, जिनके पास में प्रॉपर्टी है, टैक्स देते हैं, पेमेंट होता है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ठीक है। यूनिवर्सल फ्रेंचाइज नहीं दिया, फ्रेंचाइज मतलब पावर टू वोट, ठीक है, राइट टू वोट। तो ये चीज़ें हो गई थी, ठीक है। ये इंडियंस को बढ़ा दिया एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, सिक्स को एंग्लो इंडियंस को कम्युनल रिप्रेजेंटेशन दे दिया, इनको भी रिप्रेजेंटेशन दे दिया, और लिमिटेड फ्रेंचाइज, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो ये 6 चीज़ें हो गई। देन आ जाता है कि हाई कमिश्नर फॉर इंडिया, तो एक नया ऑफिस बना दिया हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया का लंदन में, जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के साथ में मिलके इंडियन अफेयर्स को चलाएगा। काफ़ी काम होता होगा इंडिया को लेके, बहुत बड़ी कॉलोनी थी, तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट अकेला नहीं देख पा रहा था, तो एक ऑफिस और बना दिया गया, ठीक है। एक सरकारी पोस्ट और क्रिएट कर दी गई, हाई कमिश्नर फॉर इंडिया, ठीक है। और देन आ जाता है एक पब्लिक सर्विस कमीशन खोल दिया गया, जैसे यूपीएससी है, एक रिक्रूटमेंट हो सके सरकारी सर्विसेज में, ठीक है ना। ठीक है, तो 1926 में एज पर दिस एक्ट एक पब्लिक सर्विस कमीशन आ गया था। फिर इसका क्या हुआ कि 1935 का जो एक्ट आया था, इसके बाद वो वीडियो मैंने डाल रखी है, आप देख लीजिएगा। तो उसमें फिर 3 पब्लिक सर्विस कमीशन बन गए, 3 नहीं सॉरी, एक सेंट्रल बन गया था और प्रोविंसेस के अगले बन गए थे, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। सेपरेट प्रोविंशियल बजट, तो प्रोविंसेस होती थी जैसे मद्रास प्रोविंस, बंगाल प्रोविंस, बॉम्बे प्रोविंस, सिंध, बहुत सारी हो गई थी, तो उनको अलग से अपना बजट पास करने की पावर दे दी थी, ठीक है ना। फर्स्ट टाइम प्रोविंशियल बजट्स वेयर सेपरेटेड फ्रॉम द सेंट्रल बजट एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स वेयर ऑथोराइज टू इनैक्ट देयर बजट्स, ठीक है। तो अपना बजट वो लोग पास कर सकते थे, ये पावर दे दी गई थी इनको, तो समझ में आ गया होगा ये। देन 10th लास्ट पॉइंट दे देते हैं स्टैट्यूटरी कमीशन।
तो इस एक्ट में ऐसी बात की गई थी ना कि जो एक्ट के प्रोविजंस है और एक्ट कैसा काम कर रहा है और गवर्नेंस अच्छी हुई इससे या ख़राब हुई, इन चीज़ों का ध्यान रखने के लिए एक कमीशन अपॉइंट होगा 10 साल बाद, ठीक है ना। द एक्ट प्रोवाइडेड फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ ए स्टैट्यूटरी कमीशन टू रिव्यू एंड रिपोर्ट ऑन इट्स इम्प्लीमेंटेशन आफ्टर 10 ईयर्स। तो 10 साल बाद एक कमीशन अपॉइंट होगा कि देखने के लिए कि ये एक्ट कैसा काम कर रहा है। हालांकि वो कमीशन पहले ही आ गया था, साइमन कमीशन नाम था, ठीक है ना। साइमन कमीशन हिस्ट्री में पढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये आप लोग कमेंट में प्लीज़ बताइएगा कि कौन सा ईयर में आ गया था साइमन कमीशन, ठीक है। 10 साल तक तो नहीं रुका था, 1929 में तो नहीं आया था, ये मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। 7-8 साल में ही आ गया था। ये देख लेना आप लोग किस ईयर में आया, कमेंट कर देना, ठीक है। तो फ्रेंड्स अब कुछ PYQs देख लेते हैं। तो ये सीधा सा क्वेश्चन है, झारखंड और BRPSC में पूछा जा चुका है। मोंटेगू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट फॉर्म द बेसिस ऑफ, तो बताया अभी, फोटो भी दिखाई थी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, ठीक है, बी आंसर करेक्ट। इन विच कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट डायरार्की सिस्टम वॉज इंट्रोड्यूस्ड, अभी डायरार्की समझाया, ठीक है। तो अगेन सी हो जाएगा 1919, ठीक है, वेरी इजी। पोस्ट ऑफ इंडियन हाई कमीशन वॉज क्रिएटेड बाय द एक्ट, अभी मैंने बताया था क्या होता है हाई कमीशन, क्या था। तो अगेन आंसर भी आपका करेक्ट हो जाएगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। तो देख रहे हो फ्रेंड्स, लगातार स्टेट PCS में क्वेश्चन आ रहे हैं इससे, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेट PCS दे रहे हो तो UPSC दे रहे हो तो भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। 1935 वाला एक्ट में डाल दो, देखो लोग कितने कितने क्वेश्चन आए हुए हैं। बाकी कैट के वीडियोस है वो भी देख लेना कितने क्वेश्चन आए हुए हैं। तो मतलब ये सारे एक्ट्स आपको याद होने चाहिए, 2 से 3 क्वेश्चन आपको सॉल्व हो जाएंगे। अब असर्शन रीजन का क्वेश्चन देख लेते हैं। देख लो फ्रेंड्स कितना हाई लेवल है, यूपी में पूछा गया है 1998 में, कभी भी दोबारा से रिपीट हो जाएगा ये क्वेश्चन, ठीक है ना। यूपी के या कि बिहार के या किसी भी एग्जाम में स्टेट के। स्ट्रक्चर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गवर्नेंस रिमेंड यूनिटरी एंड द सेंट्रल विद इन्फोर्समेंट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1990। हाँ ठीक है, रिमेंड यूनिटरी, हालांकि सब्जेक्ट्स अलग किए गए थे, डिस्पाइट ऑल्सो ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो सब्जेक्ट थे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही थे। तो द स्ट्रक्चर एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गवर्नमेंट रिमेंड यूनिटरी एंड सेंट्रल विद द इन्फोर्समेंट ऑफ द, तो सही स्टेटमेंट है ये। लार्ज पार्ट ऑफ अथॉरिटी वॉज डेलीगेटेड टू प्रोविंसेस, देखो मैंने बार बार बताया कि प्रोविंसेस को दिखाने के लिए थोड़ा सा पावर दे दिया था, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है आपका, ठीक है। तो ए स्टेटमेंट सही है, उसका रीज़न गलत दिया है वो, ठीक है। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा आपका, ए इज़ फॉल्स बट आर इज़ ट्रू, ठीक है। तो ये हो गया। तो ये था फ्रेंड्स, होप वीडियो अच्छा लगा हो आपको, पढ़ते रहिए और सारे ये एक्ट्स के वीडियोस देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है, 3 से 4 क्वेश्चन आप मान के चलो किसी भी एग्ज़ाम में आएगा ही आएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, मेहनत करते रहिएगा और चैनल अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।